दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आए हैं हिस्ट्री की जो है एमसीक्यूज़। और ये सीरीज़ मैंने मॉर्निंग में भी डाली थी। उसमें मैंने मिस क्वेश्चंस की क्विज़ दी थी आप लोगों को, और उसमें मैंने आंसर नहीं दिए थे। एक दो स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि मैडम आंसर मिलेंगे क्या, तो आंसर आपको उसके कल मिलेंगे। तब तक आप उसको सॉल्व कीजिए, फिर कल आंसर की जो आपकी डलेगी तो आप उससे मैच करिए अपने आंसर। लेकिन तब तक आपके वो 260 के आसपास क्वेश्चंस हैं आपके, उनको सॉल्व कीजिए। उनमें से आपके क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे परसों के एग्ज़ाम में आपके। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आपके जो एमसीक्यूज़ हैं इनमें आपको आंसर मिलेंगे साथ के साथ। चलिए देखते हैं। पैटर्न वही है आपके, थोड़े बहुत इसमें लघु भी प्रश्न लेकर आई हूँ जिसके आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न शुरू करने से पहले वही आपसे निवेदन, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन हिट नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि अभी हिंदी मिरर पर आपके जो है इको के सेकंड पेपर, आपका सोशलॉजी का सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर की आपकी तैयारी करा चुकी हूँ। कल आपका पेपर है सोशलॉजी का, तो मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं जिनका पेपर है कल सोशलॉजी का। फर्स्ट पेपर की आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी गई हैं, और कोशिश है कि शाम तक, रात तक आपका जो पेपर है फर्स्ट पेपर वो भी सॉल्विंग डाल दी जाए। चलिए देखते हैं आपके प्रश्न। और जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाल बटन को दबा दीजिए, और लाइक एंड एस तो हमेशा करते रहिए। पहला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, या ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर। तो आपको बता दें इस स्लाइड में आपको मिलेंगे 8 प्रश्न। ठीक है, काउंट करते चलिएगा साथ साथ। हमने काउंट नहीं किए हैं कि हम कितने प्रश्न आपको दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका आंसर जाएगा ए, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करने लायक है, करिए। दूसरे का आंसर आपका जाएगा 2। प्राचीन भारत के 2 इतिहास के स्रोत हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है। अब ये 2 भाग कौन से हैं आपको बताने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, वे संख्या में माने जाते हैं। तो ये तो बहुत ही एक इजी प्रश्न है, ये तो सभी को पता है कि 4 माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, 8, 11, 18 या फिर 16। तो जो पुराणों की संख्या है वह कितनी है, सभी को मालूम है कि 18 होती है। बहुत ही इजी वे में है प्रश्न। इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, लगता है इजी हैं लेकिन एग्ज़ाम जब देने बैठते हैं तब इनको हम भूल जाते हैं कि ये तो हमें याद है। लेकिन जब तक आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी आपको याद रहे, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करते, स्टडी एक ऐसी चीज़ है वो रिवीजन मांगती है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के रचयिता थे कौन थे, तो 5वें के आपके बी कौटिल्य। अष्टाध्यायी की रचना की थी किसने की थी, तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा ए, पाणिनि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था। इसमें बताना है यूनानी राजदूत कौन था। तो इसमें 7वें के जो आंसर जाएगा, इसमें जाएगा मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त के दरबार में क्या था, यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंगकोरवाट मंदिर स्थित है। अंगकोरवाट का मंदिर बताना है कहाँ स्थित है, जावा में, उड़ीसा में, कंबोडिया में या फिर गुजरात में। तो 8वें का आपका आंसर जाएगा सी, कंबोडिया में। ठीक है, तो 8 प्रश्न आपको मिल चुके हैं, काउंट करते चलिए और प्रश्न के आंसर भी साथ साथ देते चलिए। जितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं उनको भी काउंट करते चलिए। इससे क्या है, आपका मेगा प्रैक्टिस सेट है, तो आपके सेट में आपको आंसर देने चाहिए। ठीक है, और एक पेपर और एक पेन लेकर बैठना चाहिए कि आपके आंसर कितने सही जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर जाने से पहले थोड़ा सा इसका पार्ट और है वो आपको बता देते हैं। पार्ट क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वेदों की संख्या बताइए अभी आपको। वेदों में प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। उपनिषद में दर्शन तथा गंभीर का चिंतन है, आध्यात्म। दर्शन तथा आध्यात्म का गंभीर चिंतन है किसमें, उपनिषद में। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। अभी आपको वेद भी पता चल चुके हैं, पुराण भी पता चल चुके हैं और वेदांग भी पता चल चुके हैं, तो याद रखिए, प्रश्न जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके, सत्य असत्य क्या है।
वेदों की गणना विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ के रूप में की जाती है। सत्य है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है यज्ञ। सत्य है। सूत्र साहित्य के 4 भाग है। असत्य है। महाकाव्यों में रामायण महाभारत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पे ये प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स असत्य असत्य क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यू बनेंगे। आपका प्रश्न ये बन सकता है ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है, यहाँ पर आ जाएगा क्या है, नीचे आपके ऑप्शन डल जाएंगे। वेदों की गणना विश्व साहित्य के प्राचीन ग्रंथ में की जाती है, ये तो नहीं बनेगा। लेकिन सूत्र साहित्य के 4 भाग हैं, यहाँ आपको पूछ लिया जाएगा कि सूत्र साहित्य के कितने भाग हैं, नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे आंसर लगाओगे, इसलिए मैं थोड़े से अलग से भी ये प्रश्न आपके रिक्त स्थान में। अब रिक्त स्थान में देखिए वेद वाला आपको पता चल गया था एमसीक्यू में कि 4 हैं। वेदों में प्राचीनतम वेद है, ये आपके एमसीक्यू में नहीं था, तो यहाँ आपको मिल चुका है इसका आंसर। अब उपनिषद में दर्शन तथा आध्यात्म का गंभीर चिंतन है, ये भी आपको पता चल गया कि उपनिषद में क्या है, दर्शन भी है और आध्यात्म भी है। वेदागों की संख्या आपको नहीं पता चली थी एमसीक्यू में, यहाँ पता चल गई। तो मेरा ये रीज़न है इनको लाने का, समझे। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। एक प्रश्न यहाँ पर भी है, इसको ये मैचिंग का है, इसका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, इसको मैचिंग को भी आप कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पूर्व हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसको पढ़ लीजिए आराम से। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, कल मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। प्रॉपर वे में तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़े थोड़े टॉपिक जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी यूनिट के, वो उनके मैं आपको नोट्स डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। कल मैं अपलोड करती हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। आपके अगली स्लाइड में बनेंगे आपके प्रश्न कितने, इसमें बनेंगे आपके 8 ही प्रश्न, ठीक है। काउंट करते चलिए, अपने नंबर भी ऐड करते चलिए साथ में। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने की थी, तो इसका आंसर आपका जाएगा बी, दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सभ्यता की खोज के लिए उत्खनन कार्य शुरू कराया, किसने कराया था, तो दूसरे का आपका आंसर जाएगा ए, राखलदास बनर्जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके जा रहे हैं, और शाम तक आपको इसका जो प्रीवियस का पेपर है फर्स्ट, मैंने वैसे डाला हुआ है आपकी इस पर हिंदी मिरर पर चैनल पर आपके, तो अगर आपने उसको सॉल्व नहीं किया है तो आपको शाम तक इसकी जो प्रीवियस का पेपर है उसकी आंसर की भी मिलेगी, ठीक है। आज ज़रूर मिल जाएगी रात तक आपको, तब तक आप इसको देखिए, उसके बाद आंसर की उसको करिए। वैसे तो आप लोगों ने सॉल्व करना चाहिए था, मैंने आपको प्रीवियस के पेपर मोस्टली सभी मैंने आपको अपलोड करके दिए हैं, तो आप लोगों के लिए वो इसलिए तो लाई थी फिर प्रीवियस के क्वेश्चंस की आप खुद से उनको सॉल्व कीजिए, लेकिन आप प्रीवियस के क्वेश्चंस की भी आंसर की हमसे ही ले रहे हैं। पहले आपने पेपर के लिए बोला, फिर आंसर की भी, तो थोड़ा बहुत मेहनत करिए। अगर आप खुद से करेंगे क्या होगा कि आपको नॉलेज होगी, पेपर देने की प्रैक्टिस भी होगी, और साथ में आपको पता भी चलेगा कि पेपर का पैटर्न किस तरह का आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको आंसर की मिलेगी शाम को, अगर आपने कर चुके हैं तो उससे मैच करिए। चलिए देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो तीसरे का आपका आंसर जाएगा बी, रावी नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता थी नगर योजना, वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन, तो आंसर आपने सोचा है फोर्थ का अगर आप लगा रहे हैं ए, तो बिल्कुल सही है। मुर्दों का टीला कहा जाता है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, फिर इनमें से कोई नहीं, तो आंसर सोच लिया होगा स्टूडेंट ने इसका। अगर आपने सोचा मोहनजोदड़ो तो बिल्कुल सही, आंसर ऐड करते चले अपने, और आपने जो है क्या नंबर भी। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था, क्या भोजन था, गेहूं और जौ, चावल, मांस मछली, फल व शाक, तो 6 का आंसर जाएगा आपका ए, गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था। अब चलते हैं हम 7 क्वेश्चन पर, इसके बाद आपका 8वां आ चुका है। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे, बैल से, ऊंट से, घोड़ा से या फिर सुअर से, तो वो सिंधु सभ्यता के जो लोग पशु से अनभिज्ञ थे वह घोड़े से थे, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, जो हड़प्पा संस्कृति थी वह किस पर आधारित थी, व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या फिर शिकार पर, तो 8 का आपका आंसर जाएगा ए, व्यापार पर आधारित थी। प्रश्न इसमें सारे ही इम्पोर्टेंट है, जरूर नोट डाउन करें, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वही आपके लिए रिक्त स्थान, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हैं।
पहला है आपका रिक्त स्थान, इसमें सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ था, याद कर लीजिए इसको। क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है, 1 वर्ग किलोमीटर का है। सिंधु लिपि के लगभग कितने 400 चिन्ह ज्ञात हुए हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध राज्य में स्थित था। चारों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू जरूर निकलेंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य असत्य एक ही है इसमें, यहाँ पर एक ही सत्य असत्य लिया गया है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आपकी नेक्स्ट स्लाइड में पहले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तरवैदिक कालीन संहिताएं क्या है, पढ़ लीजिए क्या होती हैं। चित्रित धूसर मृदभांड क्या है, ये भी पढ़ लीजिए क्या होते हैं। अब आते हैं आपके एमसीक्यूज़ पर। एमसीक्यूज़ इस वाली स्लाइड में आपको मिलेंगे 10, ठीक है। उसके बाद वही रिक्त स्थान आपको मिलेंगे, तो 10 आपको मिलेंगे। और जो मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स करा रही हूँ और साथ में सत्य असत्य करा रही हूँ, तो उनको भी काउंट करिए, मिलाकर याद कीजिए इन प्रश्नों को। टोटल प्रश्न तभी बनेंगे आपके, ठीक है, क्योंकि वहाँ से एमसीक्यू जरूर निकलेंगे जो मैं आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आई हूँ, सत्य असत्य लेकर आई हूँ। तो सारे टोटल करके देखिए कितने प्रश्न आपके बन रहे हैं और कितने आपके आंसर बहुविकल्प में सही जा रहे हैं। अपना टेस्ट लगाते रहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से प्राचीनतम वेद क्या है। अभी जस्ट अभी आपको मैंने बताया था कि ऋग्वेद है। अपौरुष्य कहा गया है, किसको कहा गया है, अपौरुष्य। तो अपौरुष्य कहा गया है वेदों को। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। आर्यों का प्रिय पेय था, क्या था आर्यों का प्रिय पेय, सोमरस था, दूध था, सूरा था, या इनमें से कोई नहीं था। तो तीसरे का आंसर जाएगा ए, सोमरस था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य संगीत प्रेमी थे, नहीं थे, जानकारी नहीं थी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं था। तो फोर्थ का आंसर जाएगा आर्य जो थे वे संगीत प्रेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों का आर्थिक जीवन आधारित था, किस पर आधारित था, व्यापार पर, कृषि व पशुपालन पर, शिकार परिवहन में से कोई नहीं। तो पांचवे का जाएगा बी, कृषि व पशुपालन पर। ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य पशु था, क्या था ऋग्वेद काल में। तो 6 का आपका बैल, भैंस, घोड़ा नहीं है, आपका इसमें आंसर जाएगा बी, गाय था। ऋग्वेद कालीन सभ्यता थी, कैसी थी, ऋग्वेद की जो सभ्यता थी, अभी तक आपने हड़प्पा कालीन पढ़ी थी, अब ऋग्वैदिक काल चल रहा है। सबको जो है अलग अलग करके पढ़ना, इनको अटैच मत करना, अलग अलग करके पढ़ोगे तो याद रहेंगे। या फिर एक ऐसे बना लें, एक कॉलम बना ले हड़प्पा का, एक कॉलम बना ले इसका वैदिक का, फिर आगे आगे जितनी सभ्यता है उनके सबके अलग अलग कॉलम बना लीजिए। पहले पशु लिख लीजिए, फिर अपना वेद, अपने जो है जीवन व्यतीत किस तरह से करते थे, सभ्यता कैसी थी, किसके उपासक थे, इस तरह के एक लाइन बना दीजिए और फिर लिखते चले जाइए। थोड़ा पैटर्न को पढ़ने का एकदम रटने का नहीं शुरू करके उसको थोड़ा चेंज करिए और उसको उस तरीके से फिर याद कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या था, मुख्य पशु बता दिया है गाय। तो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता कैसी थी, यहाँ पर देखना है। 7 का आंसर जा रहा है बी, ग्रामीण थी। आर्य लोग मुख्य रूप से उपासक थे, किसके उपासक थे, तो देखिए किसके उपासक थे। मैंने कहा था इसमें आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, ये रहे आपके 10। तो आपका आंसर बताना है 8 में क्या जा रहा है। 8 में अगर आपका जा रहा है ए, प्रकृति, तो बिल्कुल सही लिख जा रहे हैं। नंबर ऐड करते चलिए, कितने नंबर बन रहे हैं आपके। अनेक ग्रामों के समुदायों को कहते हैं, क्या कहते हैं, विश्व कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, जन कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जाएगा विश्व। बहुत अच्छा प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में बनता है ये वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका लास्ट ऋग्वेद परिवार था, किस तरह था, पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, या पत्नी प्रधान। समझते हैं क्या होता है ये, कि किसका राज चलता है घर में, माता का या पिता का या फिर पत्नी का। ऋग्वेद परिवार में किसका चलता था, तो पितृ सत्तात्मक था, ठीक है। तो 10 प्रश्न आपके हो चुके हैं। चलिए अब रिक्त स्थान देखते हैं, वहाँ से प्रश्न उठाते हैं एमसीक्यू के। अब देखते हैं प्रश्न आपका पहला है, बोगासगोई नामक संस्थान पर पाए गए अभिलेख की तिथि क्या है, तो उसकी है 1400, ठीक है। वेद भाषा का शब्द है कौन सी, संस्कृत भाषा का शब्द है। ऋग्वेद सूक्तों की संख्या कितनी है, 1017 है। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है, तो 4 आश्रमों में बांटा गया है। चारों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य कथन बताना है।
वैदिक पद्य को ऋचा कहते हैं, सत्य है। एक प्रश्न आपका ये बन चुका। वैदिक गद्य को शाम कहते हैं, सत्य है। दोनों प्रश्न वेरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर नोट डाउन करें। अब देखिए कितना अच्छा आपका पैटर्न जा रहा है। कुछ एमसीक्यूज़ आपको बिल्कुल सीधे सीधे मिल रहे हैं, कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ से आपके बन जाएंगे और आपको इसकी नॉलेज मिल रही है। रात तक आपका पेपर अपलोड हो जाएगा, फर्स्ट पेपर, और कल तक आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी मैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। मुझे नंबर अच्छे चाहिए हिस्ट्री में सभी के। चलिए देखते हैं आगे। सही जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर आंसर है, इसको आप बना लीजिए आराम से, पोस्ट कर लीजिए वीडियो को, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से करिए बैठकर। अब देखते हैं, चलिए अगली स्लाइड में आपके लिए क्या है। लघु उत्तरीय प्रश्न हैं पहले आपके, देखते हैं क्या है। संस्कारों की परिभाषा देनी है, इसको पढ़ लीजिए। 2-3 परिभाषाएं पढ़ लीजिए पुरुषार्थों की, इसको छोड़ दीजिए। भारतीय समाजी जीवन संस्कारों का क्या महत्व है, संस्कार क्या है, ये पढ़ लीजिए, है ना। अब देखते हैं स्लाइड में आपके कितने प्रश्न अभी और भी हैं। अति लघु है, अति लघु के बारे में भी समझाते हैं। और आपके जो प्रश्न बनेंगे स्लाइड में वह 9 बनेंगे, ठीक है। ऐड करते चलिए इनको। यहाँ पर और भी प्रश्न हैं आपके। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक, ये आपके जो है विस्तृत प्रश्न में आ गया। अति लघु देखते हैं। अति लघु में संस्कार कितने, मैंने भी आपको बताया था कि कितने होते हैं, ये तो पढ़ लीजिए। पुरुषार्थ कितने हैं, ये भी पढ़ लीजिए। डेफिनेशंस पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरा विवरण मत पढ़िए, डेफिनेशन पढ़ लीजिए और प्रकार पढ़ लीजिए, है ना। पैटर्न थोड़ा बदलते रहना चाहिए पढ़ने का, और समझ के पढ़ना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कृषि के विभिन्न कार्यों में कृषंत से क्या तात्पर्य है, प्रश्न बन चुका है आपका एमसीक्यूज, तो जल्दी से देख लीजिए क्या तात्पर्य जा रहा है आपका आंसर का इसका। तो इसमें आंसर आपका बनेगा ए, ठीक है। जोतना, कृषि में विभिन्न कार्यों में कृषंत से तात्पर्य है जोतना। उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, तो उत्तर वैदिक काल में बताना है कितने आश्रमों का उल्लेख है, तो दूसरे का आपका जाएगा सी, 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्यान्य श्रेय सबसे तात्पर्य बताना है। अन्यान्य श्रेय सबसे क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो तीसरे का आपका आंसर जाएगा ए, दूसरों का सेवक। अन्य से ही पता चल जाता है कि अन्य है ना, श्रेय सेवा पद से पता चल रहा है। पशुओं के कारण होने वाले युद्धों में गवष्टि का अर्थ था। पशुओं के कारण होने वाले युद्धों में गवष्टि का क्या अर्थ था, यहाँ बताना है। फोर्थ का अगर आप लगा रहे हैं एक गाय की खोज, तो बिल्कुल सही। पशुहरण नहीं है, पशुचारण नहीं है, इनमें से कोई ऐसा है ही नहीं, तो गाय की खोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय के अतिरिक्त वैदिक काल में विनिमय का अन्य साधन क्या था, बैल था, निषक था, बकरी था, या फिर सोना था, तो पांचवे का आपका जाएगा बी, निषक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालांतर में कितने संस्कारों को स्वीकार किया गया है, कालांतर समझते हैं ना, किस कालांतर का क्या अर्थ होता है। तो 6 का आंसर क्या जाना चाहिए, 12, 14, 16, 18। तो कितने संस्कार हैं, 16 संस्कार। मैंने कहा था ना कि 16 संस्कार, अगर आप 16 के 16 संस्कार पढ़ेंगे तो हो सकता है यहाँ से भी आपका प्रश्न बन जाए। तो जितने भी 16 संस्कार हैं उनको पढ़ जरूर लीजिए, कौन कौन से संस्कार होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपके 7 पर। 7 में क्या है देखते हैं। 7 का आंसर चेक करेंगे, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से क्या पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता है, धर्म, कर्म, मोक्ष या फिर धन। तो पुरुषार्थ के अंतर्गत क्या नहीं आएगा, तो इसमें 7 का आंसर जाएगा डी, धन नहीं आएगा। जब आप पुरुषार्थ करते हैं इसमें धर्म भी आता है, कर्म भी आता है, मोक्ष भी आता है। उत्तर वैदिक काल में आश्रम की अवधारणा बन चुकी थी, कैसी अवधारणा बन चुकी थी, ब्रह्मचार्य की, गृहस्थ की, या फिर वानप्रस्थ की। तो 8वें का जाएगा सी। वैदिक काल में जो आश्रम की अवधारणा थी वो वानप्रस्थ से संबंधित थी। सामान्यतः स्वीकृत संस्कारों की संख्या कितनी है, बिल्कुल जस्ट अभी आपको बताया है, लगा लीजिए इसका आंसर क्या आप लगा रहे हैं। हमने यहाँ बता दिया कितने संस्कार होते हैं। मैं दोबारा कह रही हूँ कि सारे संस्कार पढ़ लेना, 16 के 16, ठीक है। कभी कभी प्रश्न पता कैसे भी बन जाता है कि इतने नंबर पर कौन सा संस्कार आता है, इनको सीक्वेंस वाइज भी याद कीजिए आप। चलिए आपके एमसीक्यूज हो चुके हैं 9 इस वाली स्लाइड में। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान पर, क्या कह रहे हैं रिक्त स्थान आपके, चलिए देखते हैं। पहला रिक्त स्थान है ऋग्वेद के मंडल के सूक्त के आधार पर ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था सिद्ध करने का प्रयास किया गया। तो पहले जो फिलिंदा ब्लैक्स है उसमें 10म आएगा, ऋग्वेद के 10म मंडल के
पुरुष सूक्त, दूसरे में क्या आ जाएगा पुरुष सूक्त। ठीक है। फिर आपका दूसरा है आर्यों पराजित अनार्यों के लिए दास और दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों ही प्रश्न आपके एमसीक्यू बेस भी। ऋग्वेद में दास उनके अनाजों के लिए प्रयुक्त हुआ, जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। ये भी प्रश्न अच्छा है। ऋग्वेद में दास उन अनार्यों के लिए, तो क्या है सत्य है। ऋग्वेद काल में आर्य और नार्य दास दो वर्ण अस्तित्व में थे, असत्य है। इसका सत्य ढूंढिए क्या हो सकता है। यहाँ पर आपका ये मैचिंग है, इसको कर लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है आपके लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु प्रश्न आपका पहले है, देखते हैं महाजनपद के विषय में आप क्या जानते हैं, ये देख लीजिए। महाजनपद को पढ़ लीजिए अच्छे से। क्या है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत के प्रमुख गणतंत्रों के नाम लिखने हैं, लिखने हैं इसको जरूर। अब प्रश्न इस स्लाइड में आपके कितने बनते हैं ये पहले हम चेक करके बता देते हैं। तो इसमें आपके बनेंगे 4 प्रश्न। चलिए देखते हैं 4 प्रश्न आपके किस तरह से बन रहे हैं। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या थी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो कितनी संख्या थी, 12 थी, 16 थी, 18 थी, 9 थी। तो जो महाजनपद थे वे भी आपके 16 ही थे और संस्कार भी कितने थे, 16 थे। तो कन्फ्यूज मत होना इस चीज़ में। वज्जी संघ के अंतः गणराज्य थे, अंतर्गत के गणराज्य थे, कितने थे, 16 थे, 8 थे, 4 थे या फिर 2 थे। तो दूसरे का आंसर जाएगा जो वज्जी संघ था उसके अंतर्गत होगा। ये यहाँ पर अंतर्गत गलत लिखा है, ये होगा अंतर्गत, ये होता है ना। तो कितने थे वज्जी संघ के अंतर्गत गणराज्य थे 8। ठीक है। गौतम बुद्ध थे क्या थे, शाक्य थे, कौल्य थे, मौर्य थे या फिर उपरोक्त थे। तो थर्ड का आंसर बनेगा आपका क्या, ए, वह शाक्य थे। कौन, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के समय मगध का सम्राट कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे या फिर अशोक थे। तो जो गौतम बुद्ध का समय था वह किसके समय में थे, वह थे बिंबिसार के समय में। ठीक है। तो प्रश्न बन चुके हैं 4। अब देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आपका है पहला, 6ठी शताब्दी से ईसा पूर्व में छोटे छोटे राज्यों को कहा जाता था, जनपद कहा जाता था। 16 महाजनपदों के प्रभावशाली राज्यों में मगध में हर्यक और सूर्यवंश तथा कौशल में अंगराज्य बिहार के आधुनिक मुंगेर और भागलपुर थे। प्रश्न तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट डाउन करें। अब सत्य सत्य देख लीजिए, सामने आपके है 2 इसमें असत्य है, पर इनको खोजिए क्या होता है इनका आंसर और सत्य का क्या हो सकता है ना। प्रश्न असत्य में जा रहा है, इसको सत्य बनाइए, किस तरह से सत्य बनेगा। चलिए जोड़े मिलाने हैं आपको, इस वाली स्लाइड में आपको जोड़े मिलाने हैं। तो ये जोड़े मिलाइए और इसको पोस्ट करके करिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके कीजिए। इस प्रकार से आपके प्रश्न, हमें नहीं पता कितने बन चुके हैं, तो आप ऐड कर लीजिए। लेकिन जब आपको वीडियो अपलोड की जाएगी तो वहाँ काउंट करके डाल दी जाएंगे कि यहाँ तक आपको इतने प्रश्न मिल चुके हैं। चलिए अब दूसरी वीडियो में आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तब तक इनसे इसको करिए। और आपका रात तक हो सकता है पेपर सॉल्विंग भी मैं डाल दूँ फर्स्ट पेपर का। तो बनी रहिए हिंदी मिरर के साथ, तो लाइक एंड एस करते रहिए, यानी कि लाइक एंड शेयर करते रहिए। और अगर बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़ जाइए।